एचडीएफसी बैंक स्टिल अ कंसिस्टेंट कंपाउंडर और नॉट, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्या है वो 3 चैलेंजेस जो एचडीएफसी बैंक फेस कर रहा है, या फिर कुछ चैलेंजेस वो फेस कर रहा था, और आने वाले समय में शायद फिर से एक बार एचडीएफसी बैंक उसी कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग की तरफ अपनी राह बढ़ाता हुआ जा सकता है। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड investindia.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक थॉट प्रोसेस, एक अलग थॉट प्रोसेस, एक शेयर होल्डर थॉट प्रोसेस हम आप लोगों के दिमाग में, मन में डेवलप करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं, और वो कोशिश हमारी हमेशा जारी भी रहेगी। अब बात करते हैं कौन से है वो 3 चैलेंजेस जो एचडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा फेस कर रहा है। तो पहला जो चैलेंज है वो है एचडीएफसी बैंक का टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से आरबीआई ने टेक्नोलॉजी के ग्लिचेस की वजह से एचडीएफसी बैंक पे क्रेडिट कार्ड बिजनेस का बैन लगाया था, फिर वो बैन उठ गया, फिर से एक बार एचडीएफसी बैंक बहुत एग्रेसिवली अपने क्रेडिट कार्ड्स बेच रहा है, बट स्टिल जो उसके कस्टमर्स है एचडीएफसी बैंक के, दो दे आर नॉट चेंजिंग देयर प्राइमरी बैंक अकाउंट, बट स्टिल they are unhappy with HDFC Bank's technology integrations and UI, UX and all those things, specifically ऐप या फिर नेट बैंकिंग की हम बात करते हैं। तो वो अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज HDFC बैंक के ऊपर है, एंड वी कैन नॉट डिनाई दैट। बट हमेशा याद रखिएगा कि बैंकिंग इज नॉट एट ऑल अबाउट ओनली अबाउट टेक्नोलॉजी और UI, UX एंड ऑल दोस थिंग्स। बैंकिंग इज ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। आपने किसी से पैसा लिया हुआ है और आप किसी को पैसा दे रहे हो लोन के तौर पे, तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना चाहिए कि जिससे पैसा लिया है उसको पैसा वापस देने की अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, एंड दैट्स व्हाई रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा एंगल है जो हमने बैंकिंग स्टॉक्स जब भी आप एनालाइज करोगे तो इग्नोर नहीं करना चाहिए। और कहां से पता चलता है ये रिस्क मैनेजमेंट? ये पता चलता है ग्रॉस एनपीए नंबर्स, नेट एनपीए नंबर्स, विच आर the lowest across the banking industry. Again, I am repeating, which are the lowest across banking industry, जिसमें पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों आते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो एचडीएफसी बैंक के पास है, एंड वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट दैट। तो हमेशा याद रखिएगा। और अल्टीमेटली ये जो बैंकिंग है ये साइकिल्स के थ्रू जाता है। देयर आर क्रेडिट साइकिल्स जहां पे क्रेडिट ग्रोथ आती है, देन देर आर एनपीए प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर उसके बाद मार्केट नीचे हो जाता है, और वो बैंक्स बहुत ज्यादा सफर करते हैं जो रिस्क मैनेजमेंट में काफी खराब होते हैं। और नॉर्मली हमने हमेशा देखा है कि ये जो बैंक्स होते हैं जब क्रेडिट ग्रोथ होती है तो वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से आउट परफॉर्म करके जाते हैं मार्केट को टू द पियर्स, एंड दैट्स व्हाई वहां पे कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी हमें बिजनेस में नजर आती है। बट स्टिल HDFC Bank is quite a consistent bank from the risk management point of view, and we need to give full credit to HDFC Bank for doing that thing quite properly. तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। अब दूसरे चैलेंज के बारे में बात करते हैं HDFC Bank के, जो पहले चैलेंज था बट अब चैलेंज उतना नहीं रहा है, और वो है वैल्यूएशन का चैलेंज। तो अब ये वैल्यूएशन जो हमेशा डिस्कशन होता था ना कि एचडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है या फिर एचडीएफसी बैंक बहुत ज्यादा प्रीमियमली वैल्यूड है, तो वो प्रीमियमली वैल्यूड क्यों था इसके बारे में पहले समझेंगे। अब बैंकिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो 2 बैंक्स को हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशंस मिले थे। अब नहीं है वो प्रीमियम वैल्यूएशंस, बट मिले थे। वो कौन से बैंक्स थे? एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। अब ये वैल्यूएशंस प्रीमियम क्यों मिले थे? बिकॉज these were the banks which were managing their risks quite properly. These were the banks जिनके gross NPA net NPA numbers काफी कंट्रोल में थे, and that's why market was giving these banks premium valuation. अब बाकी बैंक्स को क्यों नहीं दिया जा रहा था? Look at their gross NPA numbers at that point of time, look at their provisioning numbers at that point of time, look at their overall risk management numbers at that point of time. So profitability नहीं थी, प्रोविजनिंग पे प्रोविजनिंग चल रही थी, लॉसेस पे लॉसेस बुक किए जा रहे थे, फ्रॉड्स हो रहे थे, स्कैम्स हो रहे थे। ये सारे एंगल में एक स्केर्सिटी प्रीमियम जो था वो एचडीएफसी बैंक को मिला था, एंड दैट्स व्हाई कंपेयर्ड टू द पीयर्स बैंक वाज ट्रेडिंग एट हायर वैल्यूएशंस। अब जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री में नॉर्मली हम कैसे देखते हैं स्केर्सिटी प्रीमियम किसको मिलता है कि भाई एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स है,
बट अनलिस्टेड प्लेयर्स ज्यादा है और लिस्टेड प्लेयर्स बहुत कम है, तो वहां पे स्केर्सिटी प्रीमियम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने एचडीएफसी एएमसी की लिस्टिंग देखी थी तो वैसा ही हुआ था, एचडीएफसी लाइफ की लिस्टिंग देखी थी तब भी वैसे ही हुआ था, तो वो एक स्केर्सिटी प्रीमियम था। बट बीइंग अ बैंकिंग इंडस्ट्री जहां पे सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनीज थी, पीएसयू और पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अगर हम देखते हैं, तो उसमें भी इस बैंक ने बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन लिया था। अब जब बैंक्स के एनपीएस के नंबर्स नीचे आए, बैंक्स के जब ओवरऑल प्रोविजनिंग के नंबर्स नीचे आए, एसेट क्वालिटी काफी इंप्रूव हो गई, बैलेंस शीट्स काफी इंप्रूव हो गए, देन नंबर ऑफ बैंक्स अवेलेबल टू इन्वेस्ट विद गुड क्वालिटी, गुड एसेट क्वालिटी और गुड बैलेंस शीट्स ज्यादा बढ़ गए। सो ऑटोमेटिकली जो बैंकिंग की तरफ या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ, इस सेक्टर की तरफ जो पैसा आ रहा था, उसको वो अब डिवाइड होना शुरू हो गया। सो ऑटोमेटिकली वहां पे कुछ लोग, आप बोल सकते हो प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ एक्शंस हो गए, कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई अगर दूसरे बैंक्स अच्छे अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे अवेलेबल थे विद गुड क्रेडिट क्वालिटी, एसेट क्वालिटी, बैलेंस शीट्स, so then automatically choices बढ़ गई, and that particular thing also played a big thing on their valuation part। तो ये भी एक एंगल था वैल्यूएशन का, जो अब नहीं रहा। ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स आर लुकिंग एट पार नाउ। ऐसे ऐसे बैंक की बात कर लो, कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लो, या फिर एचडीएफसी बैंक की बात कर लो, या फिर इवन पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी अगर हम बात करते हैं, सो ऑल बैंक्स आर लुकिंग क्वाइट रीजनेबली वैल्यूड कंपेयर टू ईच अदर। सो नाउ सारा का सारा खेल जो है अब इन द शॉर्ट ड्यूरेशन, दैट इज इन द नेक्स्ट 1 or 2 years टाइम, सारा खेल जो कंसंट्रेशन रहेगा वो क्रेडिट ग्रोथ पे ज्यादा रहेगा। बिकॉज अब एनपीए की जो नेक्स्ट साइकिल आएगी, जो मतलब खराब एसेट्स जो बनेंगे वापस, एनपीए प्रोविजनिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, उसको समय लग सकता है। 8 से 10 क्वार्टर का टाइम आप ले सकते हो, या फिर 12 क्वार्टर्स भी, 3 साल। तो अब इसमें एवरीबडी विल स्टार्ट लुकिंग एट किसकी ग्रोथ ज्यादा है, किसकी ग्रोथ ज्यादा है। सो नाउ वी विल हैव टू लुक एट कि एचडीएफसी बैंक वहां पे कैसे परफॉर्म करता है। तो लुक एट द परफॉर्मेंस करेंटली, आई थिंक द परफॉर्मेंस इज फेनोमिनल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट स्टिल अभी भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एंड दैट्स व्हाई एलोकेशन सबको जा रहे हैं। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एचडीएफसी बैंक बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहा है। 1400 रुपए से अगर 1600 रुपए के ऊपर ये स्टॉक आ जाता है, इट मींस वहां पे अब इक्वली एलोकेशन मिल रहा है एचडीएफसी बैंक को भी। तो ये भी एक वैल्यूएशन का जो चैलेंज था वो अब उतना ज्यादा नहीं रहा। अब सारा का सारा खेल बिजनेस परफॉर्मेंस पे होगा। सो दूसरा चैलेंज कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिटिगेट हो गया ऐसा लग रहा है। अब तीसरे चैलेंज की बात करते हैं। तीसरा चैलेंज क्या है जो सबसे ज्यादा डिस्कशन हो रहा है आजकल मार्केट में, वो है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर। और इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो बहुत ज्यादा लग रही है लोगों को कि भाई ये बैंक और ये एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जब मर्ज हो जाएंगे तो इतनी बड़ी बैलेंस शीट बन जाएगी, इतना बड़ा लोन बुक बन जाएगा, एंड देन एक एनबीएफसी को रेगुलेटरी रिजर्व्स रखने की मैंडेट अलग होते हैं, परसेंटेज वहां पे नीचे होते हैं, विजाविज अगर एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड मर्ज हो जाते हैं, देन रेगुलेटरी रिजर्व्स रखने की जो नंबर्स है वो एचडीएफसी बैंक को ज्यादा रखेंगे, और वहां पे कम से कम 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा कैपिटल एचडीएफसी बैंक को लग सकता है। और अगर ये कैपिटल एचडीएफसी बैंक मार्केट में जाके रेज करता है फ्रॉम इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू जैसे भी, तो वहां पे रिटर्न रेशियो जो है वो इस बैंक के खराब हो सकते हैं, एंड दैट्स व्हेन थोड़ा सा अनसर्टेनिटी अभी भी लग रहा है। वैसे बैंक ने आरबीआई को उस पर्टिकुलर रेगुलेटरी रिजर्व्स के लिए वेवर मांगा है, अभी तक आरबीआई ने कोई रिएक्शन दिया नहीं है। सो लेट्स सी क्या होता है, आरबीआई क्या बोलता है उस पे। बिकॉज ये जो आइडिया थी एनबीएफसी, अगर किसी बैंक की एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, तो अलग से चलाने का कोई पॉइंट नहीं है, उन दोनों एंटिटीज को मर्ज करना चाहिए। आरबीआई ने ही बोला था और आरबीआई को पता था कि ये चैलेंज इस बैंक के पास या सामने आ सकता है। सो लेट्स सी हाउ आरबीआई रिएक्ट्स टू दैट। बट आई स्ट्रांगली फील कि एक एंटिटीज, स्टैंड अलोन एंटिटीज अगर दोनों को हम देखते हैं, तो एचडीएफसी बैंक इज जनरेटिंग ऑलमोस्ट 12,500 करोड़, यानी कि 12,500 करोड़ रुपीज ऑफ प्रॉफिट्स। अगर सिर्फ और सिर्फ हम एचडीएफसी लिमिटेड की बात करते हैं, तो 4,500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट एचडीएफसी लिमिटेड भी जनरेट करता है स्टैंड अलोन बिजनेस, हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस से। इन दोनों प्रॉफिट्स को अगर हम मिक्स कर देते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज स्टैगरिंग 17,000 करोड़ रुपीज। तो एक सबसे बड़ा प्रॉफिट जनरेटिंग एंटिटी एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बाद ये एंटिटी एचडीएफसी बैंक बनने वाला है। सो आई स्ट्रांगली फील दैट रिस्क मैनेजमेंट इनको बहुत अच्छे से पता है। जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स रेज करने की कैपेसिटी एचडीएफसी बैंक की जैसी अपार्ट फ्रॉम एसबीआई मुझे नहीं लगता किसी के पास है।
सो जो ट्रस्ट है लोगों का वो जबरदस्त है। क्रेडिट कार्ड जैसे बिजनेसेस, लोन्स के बिजनेसेस में, रिस्क मैनेजमेंट में एचडीएफसी बैंक इज फेनोमिनल। तो ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखोगे तो इन शॉर्ट ड्यूरेशन कुछ चैलेंजेस एचडीएफसी बैंक के सामने थे, बट आने वाले समय में मुझे ऐसे लगता है नाउ द कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग विल अगेन स्टार्ट। वी विल जस्ट हैव टू फोकस ऑन द बिजनेस ग्रोथ ऑफ एचडीएफसी बैंक, बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट में मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम लगता नहीं है एचडीएफसी बैंक का कभी होगा। And believe me, when the asset cycle turns, the NPA cycle, credit cycle turns, when the NPA starts popping up, at that point of time, depositors जो है वो UI UX को नहीं देखेंगे, वो देखेंगे कि भाई कौन सी बैंक स्ट्रांग है और मेरा पैसा कहाँ पे सेफ रह सकता है। And that's what can happen. We have seen that happening earlier also. So देखते हैं क्या होता है। I still feel HDFC Bank is still a consistent compounder, and this bank is on our radar. Not a direct suggestion to go and invest, हाँ, but if you want to know कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में कौन से क्या एलोकेशंस है, तो investornet.in को विजिट करके आप हमारे एलोकेशंस को एक्सेस ले सकते हो। यज्ञ YADNYA ये प्रोमो कोड अगर आप यूज करोगे सो 30% का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल जाएगा। मात्र 7,000 रुपीज में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर कॉम्बो ऑफर्स और 3 साल के सब्सक्रिप्शन आप करोगे तो देन द डिस्काउंट शुड बी ऑन अ हायर साइड। If you want any help in financial planning, investment management, wealth management, estate planning and all those things, so you can avail our services, you can contact our relationship cell. आशा करूंगा आप जरूर investornet.in को विजिट करके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करोगे या फिर हमारी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की सर्विसेज को सब्सक्राइब करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।